हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में क्रिया और क्रिया के भेद आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद बताए हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जब क्रिया किसी वाक्य में आपको कर्म दिखे, अब कर्म क्या होता है, जब कि काम का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़ी तो वो आपका कर्म कहलाता है। तो जहाँ कर्म होगा वो सकर्मक होगा और जहाँ कर्म ना हो वो आपका अकर्मक कहलाती है क्रिया। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्रिया की परिभाषा लिखाई थी, साथ में क्रिया का धातु रूप क्या होता है ये भी आपको लिखाया था। तो सभी बच्चों ने लिखा होगा ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए आप जानते हैं धातु क्या होता है। क्रिया के साधारण रूप में अंत में ना लगा होता है, जैसे आना, जाना, पाना। अगर जब हम इस ना को हटा दें तो जो आपके पास बच जाता है वो इसका धातु रूप है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने आपको क्रिया के भेद बताए थे कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म हो, और कर्म क्या होता है, जब कार्य का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा, कर्ता होता है काम करने वाला, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका सकर्मक कहलाता है। और अकर्मक क्या होता है, जब कार्य का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़े, वहां कर्म मौजूद ना हो तो वो आपका अकर्मक कहलाता है। चलिएगा, इतना लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे सकर्मक आपने लिखा, अकर्मक की परिभाषा भी लिखाई थी। अब यहाँ आप लिखिएगा आगे, अकर्मक के सकर्मक के दो भेद हैं। चलिए इसको हम ऊपर कर दें थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कार्य या फिर क्रिया का प्रभाव, कार्य या फिर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसलिए अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सबसे पहला है एक कर्मक। एक कर्मक, एक एक कर्मक क्रिया। अब देखो, इसको हम सीधे उदाहरण से देख लेते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, एक उदाहरण से देखिएगा। वह सेब खा रही है, वह सेब खा रही है, वह सेब खा रही है, वह सेब खा रही है। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें सेब एक ही कर्म है, ठीक है, एक ही कर्म है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक कर्मक है। आगे जब दूसरा लिखाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और दूसरी होती है आपकी विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, उदाहरणों से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए एक वाक्य यहाँ लिखते हैं, माँ बच्चे को सेब खिला रही है। माँ माँ बच्चे को सेब खिला रही है। दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आ जाएगा, माँ बच्चे को सेब खिला रही। अब आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक ही कर्म है, कर्म ये की है, लेकिन दूसरे वाक्य में माँ बच्चे को सेब खिला रही है, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। देखो जब ये काम होगा और ये खिला रही है, ये आपकी क्रिया है। जब ये क्रिया होगा, ये क्रिया होगी तो किस किस पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बच्चे को खिला रही है तो बच्चा भी कर्म है और सेब को खिला रही है, सेब खा रहा है ना वो, तो ये भी आपका कर्म है क्योंकि दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला भेद आपका एक कर्मक, कभी कभी आपकी क्रिया वाक्य में एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और जब आपके पास कर्म दो हों तो वहां पर आपके पास वो आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। तो एक कर्मक और द्विकर्मक, इसकी कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उदाहरण से ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ दो कर्म हैं और ऊपर आपके पास एक ही कर्म था, तो ये एक कर्मक और यहाँ पर द्विकर्मक। चलिए अब क्योंकि हमने इससे पहले किसके आधार पर पढ़ा? कर्म के आधार पर। अब क्रिया का जो भेद है वो दूसरा भेद आपका किसके आधार पर है? चलें, दूसरा है यहाँ रचना के आधार पर क्रिया के, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर बच्चों आपकी क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? एक है आपका सरल क्रिया, सेकंड आपका संयुक्त क्रिया, क्रिया ना भी लिखें उनकी जगह नहीं होगी तो इसको हम संयुक्त क्रिया। थर्ड नामिक क्रिया, नामिक लिखकर छोड़ देते हैं। चौथा आपका प्रेरणार्थक, सामासिक और छठा है आपका मिश्र। इस तरह से रचना के आधार पर यहाँ क्रिया के 6 भेद हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको अलग ही कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्रिया के 6 भेद, वो भी रचना के आधार। चलिए पहली लिखेंगे। अब हम सीधे, क्योंकि आपको परिभाषा हम लिखा चुके हैं, सीधे हम यहाँ उदाहरण से समझाएंगे। पहला है आपका सरल क्रिया,
सरल क्रिया आपको हम बता चुके हैं कि एक ही धातु से बनी क्रिया को आप क्या कहेंगे, सरल क्रिया। तो उदाहरण लिख लेंगे सीधे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे पहला उदाहरण है, जैसे इसका रवीश गया, तो ये गया आपकी क्या है, यहाँ क्रिया है। ख है जैसे मुस्कान भागी, और अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा कि सरल क्रिया जिसमें एक ही धातु से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सरल क्रिया। या लिख सकते हैं यहाँ एक ही धातु से बनी क्रिया सरल क्रिया कहलाती है। लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दो यहाँ हमने लिख लिया उदाहरण, ठीक है। रवीश गया और मुस्कान भागी, ये सरल क्रिया है। अब दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आप संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बने क्रियापद को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बनी क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे बच्चों ने खाना खा लिया। अब उदाहरण से समझिएगा, बच्चों ने खाना खा लिया। बच्चों ने खाना खा लिया है, लिखिएगा इसमें। अब यहाँ पर आपकी खा लिया, ये आपकी क्रिया है। ऊपर आपने कहा गया, तो एक ही धातु से बनी क्रिया थी। अब इस संयुक्त क्रिया में यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चों ने खाना खा लिया, ठीक है। तो खाना खाया या खाया या खाया या खाना, ये जो सभी यहाँ पर देखिए, इस क्रिया को आप क्या लिख सकते हैं, खा लिया, खाया, ऐसा लिख सकते हैं हम। लेकिन ये दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका ये संयुक्त क्रिया है। आई बात समझ में? तो मैंने कहा आ जाना, आ जाना, इसका मुख्य अर्थ क्या है, आना। लेकिन यहाँ पर ये दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बने हुए हैं, पद हैं, इसलिए ये जो आ जाना है ये संयुक्त है, जबकि ये तो सरल है आना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, खा लिया, जबकि खाना या खाया ऐसा भी कह सकते थे हम, खा लिया को हम खाया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
दो या दो से अधिक मूल पदों का क्या हुआ है, मूल क्रियाओं का योग हुआ है। ठीक है, चलिए इसके दूसरे उदाहरण में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ख में एक और उदाहरण लिख लीजिएगा इसमें। वे लोग रात को आ गए थे। वे लोग रात को आ गए। वे लोग रात को आ गए थे। तो ये जो आ गए हैं ये आपका संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं का योग हुआ है, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका संयुक्त क्रिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका नामिक क्रिया। थर्ड है नामिक क्रिया। अब ये क्रिया नामिक क्यों कहलाती है? नामिक क्रिया जब आप संज्ञा में, सर्वनाम में या फिर विशेषण में प्रत्यय जोड़ते हैं में प्रत्यय जोड़कर बनी क्रियाएं नामिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसको आगे पूरा कर लें। ठीक है, जैसे का में उदाहरण है आपका, रितेश ने अर्णव की गेंद हथिया ली। रितेश ने अर्णव की गेंद हथिया ली। रितेश ने अर्णव की गेंद हथिया ली। अब आप कैसे कहेंगे यहाँ कि ये नामिक है? क्योंकि देखिए हाथ जो है आपका संज्ञा है। हाथ आपका क्या है? संज्ञा है। हाथ आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, और इसी हाथ से बना है आपका हथियाना। ठीक है, हथियाना, हथियाना हो गया ये, हथियाना। तो जब आपने हाथ में क्या लगाया? प्रत्यय लगाया। ठीक है, ई आना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? आपका हथियाना बन गया। और यही आपका नामिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि यहाँ हमने संज्ञा शब्द को क्या किया है, इसमें प्रत्यय जोड़ा है और प्रत्यय जोड़ने के बाद इसको बनाया है हमने क्रिया। तो हथियाली, हथियाना, ये जो है क्या है? संज्ञा शब्द से बना हुआ एक क्रिया है, इसलिए इसे नामिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक रंग है जो कि आपका संज्ञा है, जो आपका संज्ञा है, इसी में हम इस रंग में क्या कर दें? प्रत्यय जोड़ दें तो रंगवाना या रंगाना हो जाएगा।
रंगवाना या फिर आपका रंगाना, ये क्या हो गए हैं, ये आपकी क्रियाएं हो गई हैं। क्योंकि ये संज्ञा से जोड़ करके, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके नए जो है यहाँ पर क्या बनी है, क्रिया शब्द बने हैं, इसलिए ये आपका नामिक क्रिया कहलाता है। तो ये जो हथियाली शब्द आया है ये संज्ञा से बना है, इसलिए ये आपका नामिक क्रिया हो गया, ये आपका नामिक क्रिया हो गया। फिर इसके बाद का चौथा था आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, चलिए इसकी परिभाषा लिखिएगा। जब वाक्य की एक संज्ञा, जब जब वाक्य की एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपका दो इसके भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा। फिर इसके नेक्स्ट जो भेद हैं उसको हम पढ़ेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो खुद को ही प्रेरणा देता है काम करने के लिए, ठीक है। और जो द्वितीय है ये किसी अन्य को जो है प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय में देखिएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होगा काम करने वाला वो खुद को ही प्रेरणा देगा और द्वितीय में वो किसी और को कार्य करने के लिए वो प्रेरणा देगा, ठीक है। जैसे पढ़ धन आती पढ़ाती दिखाती, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है और इसमें क्रिया के साथ आता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ में आपने आती जोड़ा तो पढ़ाती, लिख में आपने आता जोड़ा लिखाता, तो आदि शब्द इस तरह से आ जाएंगे क्रिया में। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता द्वारा दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें क्रिया के साथ वाना प्रत्यय लगाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे भी। तो जैसे हमने कहा लिख धन वाया,
लिखवाया, तो किसी दूसरे से लिखवाएंगे तो ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ऐसे ही वाना, बंधन वाना, बनवाना, तो किसी अन्य से बनवाएंगे तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया तो है, लेकिन यहाँ प्रेरणा दी जा रही है या तो स्वयं को या फिर किसी अन्य को। चलिएगा नेक्स्ट क्लास में इसके उदाहरण तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्रिया और क्रिया के भेद पढ़े। आज की क्लास में आपको रचना के आधार पर हमने क्रिया के भेद बताए, जिसमें आपने सरल क्रिया सीखा, संयुक्त क्रिया सीखा, नामिक क्रिया सीखा और प्रेरणार्थक क्रिया सीखी। तो ये 4 क्रियाएं, और इसमें प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हमने लिखाए, जिसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है, यानी कि किसी भी वाक्य में काम करने वाला कर्ता स्वयं काम करता है, अपने खुद को लिए वो जो है प्रेरणा देता है, और द्वितीय में वो किसी अन्य से काम कराएगा, किसी अन्य को वो प्रेरणा देगा कार्य करने की। तो इसके उदाहरण हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।